सो हेलो एवरीवन, ये है आज की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो सबसे पहले जाओ और उस वीडियो को चेकआउट कर लो। देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो अब चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और सबसे पहले हमें यहाँ पर डोंगहाई डंजन का सबसे ज्यादा नीचे का पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे कंकाल को, जो कि हो सकता है पहले आपस में फाइट कर रहे होंगे। बट अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टनल के बाहर का सीन, जहाँ पर फ्रांसिस अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा होता है। ये तो वही जगह है जहाँ पर मैप के अंदर इस लोकेशन को मार्क किया गया है। देखो वो उधर है। और इतना बोलने के साथ फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने ओल्ड मैन को। उधर जाना काफी ज्यादा डेंजरस है। बट तभी अचानक से पीछे से लेडी बोलती है शायद वो डंजन का बीच है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस छोटी स्माइल के साथ बोलता है भले ही वो सबसे ज्यादा डेंजरस जगह हो, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तभी मुझे मेरे फादर के लिए इनोसेंसी के कुछ एविडेंस वाले प्रूफ मिल पाएंगे। जितना सुनने के बाद फिर योवान बोलती है फ्रांसिस मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमने एक ब्लू आर्मर स्कॉर्पियन जो कि ए लेवल का मॉन्स्टर था उसे भी मार दिया, जिस वजह से अब हम अगर डंजन के बीच वाले हिस्से में भी जाते हैं तो कोई खास दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर लीडर खड़े होकर सोचने लगती है वैसे तो ये दिखने में काफी गुड रिलेशनशिप है, लेकिन क्या मू फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि यहाँ पर फ्रांसिस के बैकग्राउंड को देखने के बाद स्टार फैमिलीज और जिन्हार सिटी दोनों के दोनों ही इसे अवॉइड करेंगे, क्यों है ना? और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर लीडर भी फ्रांसिस से बोलती है मैंने तुमसे पहले वादा किया था कि हमारी फायरफॉक्स टीम तुम्हारे दो काम करने में पूरी मदद करेगी, तो फिर ये जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हारे साथ डंजन में अंदर आऊंगी। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर डंजन के सेंटर एरिया को, जहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा शाइन कर रही होती है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर सभी हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं वहाँ क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं ये लाइटनिंग कहीं और से नहीं बल्कि एक सरपेंट से आ रही होती है, जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और उसे देखने के बाद फ्रांसिस चिल्लाते हुए सभी को कमांड देता है ध्यान रखना। लेकिन तभी अचानक से ही काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और उस प्रेशर को फील करते हुए फ्रांसिस बोलता है ये प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। जिसके बाद फिर शील्ड वाला हंटर बोलता है मैं अचानक से ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सारी स्ट्रेंथ जा चुकी है। जिसके बाद खतरे को महसूस करने के बाद ओल्ड मैन सभी को बोलते हैं जल्दी से इस जगह से निकलो। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी हंटर्स फ्रांसिस के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसके बाद शील्ड हंटर वापस से बोलता है अभी यहाँ पर क्या हुआ था? जिस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन बताते हैं बच्चे हम यहीं रुक सकते हैं, वो तो जस्ट सिर्फ उस मॉन्स्टर का ओरा था जो कि किसी एस रैंक के मॉन्स्टर ने रिलीज किया था। जितना सुनने के बाद यहाँ पर हंटर शॉक होते हुए बोलता है एस रैंक इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर किसी भी एक न्यूक्लियर से कम नहीं है, और सभी मॉन्स्टर्स के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस एक किंग की तरह है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं उन स्नेक्स को जो कि एस रैंक के होते हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि एस रैंक के बीस्ट हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा कांपते हुए बोलते हैं अच्छा तो इसका मतलब वो एक एस रैंक बीस्ट का ओरा था। अब कोई भी हैरानी नहीं है कि आखिरकार मैं वहाँ पर खड़ा क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि एक एस रैंक के मॉन्स्टर और एक स्टार जनरल के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, लगभग एक भेड़ के बच्चे जैसा और एक टाइगर जैसा। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि बिना ज्यादा घबराए बस एक ही बात बोलता है मैप पर मार्क किए जगह पर एक एस रैंक का बीस्ट है। डैम इट, बस वो एक कदम दूर था और मैं वहाँ पर अपने फादर की इनोसेंसी को प्रूफ करने के लिए एक एविडेंस ढूंढ सकता था। बट तभी लीडर पीछे से बोलती है इतना ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जब तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब यहाँ पर तुम आ सकते हो। अभी अगर तुम्हें अपने फादर की इनोसेंसी के प्रूफ मिल भी जाते हैं तो वो बिल्कुल यूजलेस होंगे। और अगर मेरी समझ से तुम्हारे फादर के केस के बारे में एस रैंक का मॉन्स्टर कम ताकतवर नहीं है, तो फिर तुम सच बताना अगर तुम्हें यहाँ पर एविडेंस मिल भी जाते हैं तो क्या तुम अपने फादर की इनोसेंसी को प्रूफ कर पाओगे? और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है फेइजू ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जिंगनिंग सिटी के इंसिडेंट के बाद मेरे फादर का केस काफी ज्यादा फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो गया और उस मास्टरमाइंड की पावर सच में काफी ज्यादा स्कैरी है, जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। भले ही मैं अपने फादर को इनोसेंट प्रूफ कर भी दूं और उन्हें स्काई प्रिजन से बचा भी लूं, तो फिर भी मैं उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं उस एस रैंक के बीस्ट को हरा सकूं, इतना ज्यादा पावरफुल कि मैं उस मास्टरमाइंड को भी क्रश कर सकूं। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर सभी हंटर्स आकर एक जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लीडर बोलती है गुड बाय, अब हम यहाँ से अपने सेपरेट पाथ पर जाएंगे। हम वादे को पूरा करते हैं, क्योंकि अब हम दूसरे काम को पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद योवान थोड़ा बुरा मान जाती है, अगर फ्रांसिस के पास सब कुछ है तो उसे तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है? लेकिन इस बात का जवाब देते हुए लीडर
लीडर डायरेक्ट ओल्ड मैन से बोलती है, अंकल मिंग, आपके मुंह परिवार के नियम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन तुम पर वो काफी ज्यादा न्यूट्रल रहते हैं। क्या तुम सच में योवान सिस्टर को इसके साथ रहने दोगे? और यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद ओल्ड मैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी बीच में योवान गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम बकवास मत करो। जितना सुनने के बाद लीडर वापस से बोलती है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है उन्हें इन सब की परवाह है? खैर चलो छोड़ो, इन फ्यूचर जब तुम्हारा परिवार योवान तुम्हें और इस बच्चे को एक साथ आने से रोकेगा, उस दिन तुम मुझे जरूर से याद कर लेना। जहाँ पर इतनी बातें सुनने के बाद ओल्ड मैन मन में सोचने लगते हैं, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इसकी फैमिली की ओल्ड लेडी जैसी है। मिस योवान और बाद में ये बच्चा फ्यूचर में सिर्फ सरदर्द बनेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लीडर पलटकर गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। और वेल फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं खुले आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए, और उसके बाद फिर वो एक विंडो जैसी चीज पर जाकर बैठ जाती है। और हम देखते हैं ये जगह कुछ और नहीं बल्कि एयर प्रिजन होता है, जहाँ पर अपने फ्रांसिस के फादर उसे देखकर बोलते हैं, क्या तुम अंदर आना चाहती हो? अंदर आना काफी ज्यादा हार्ड है, बाहर निकलना। लेकिन तभी इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पर वो कमांडर आ जाता है। जो हुई, तुम तो काफी आराम से बैठे हो, क्या तुम इस स्काई प्रिजन को अपनी छुट्टियों वाला होटल समझ रहे हो? बट तभी यहाँ पर फ्रांसिस के फादर बोलते हैं, मैं पहले ही यहाँ पर फंस चुका हूँ, आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन तभी यहाँ पर कमांडर जो से बोलते हैं, तुम्हारे सारे साथी तुम्हें इनोसेंस प्रूफ करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, और तुम हो कि तुम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे। क्या तुम कोई प्लान नहीं सोच सकते? तुम जो हुई हो डोंगहाई मिलिट्री के टाइगर, और मार्शल ने कहा था कि तुम चाइना के नए मार्शल बनोगे। और फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर जुओ बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपनी इनोसेंसी को प्रूफ कर दूँ, जिसके बाद फिर उस साल का मैटर भी बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। लेकिन डोंग कभी सोचा है आखिरकार मैं कोई भी हरकत क्यों नहीं करता हूँ? मिलिट्री कोर्ट में मैं कभी लड़ा ही नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से जेल में रहा। क्या तुम्हें लगता है वो सब इसलिए है कि वो सभी मास्टरमाइंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बल्कि नहीं, क्योंकि मैंने सच में खुद एक क्राइम किया है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर डोंग कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो हुई, तुम क्या कह रहे हो? और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सबसे पहले देखते हैं एयर प्रिजन को, जो कि हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पर जुओ बैठकर बोल रहे होते हैं, मैं सच में इनोसेंट नहीं हूँ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, जुओ हुई, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो? ये सब बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं। उस साल डोंगहाई होर्ड के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे एविडेंस थे, जहाँ पर उन बीस्ट ने होर्ड को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि मास्टरमाइंड टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इस वजह से तुम जैसे डरे हुए साथी उसके अंदर प्लान्स में फंस गए। सेम तुमने यही चीज कही थी ना? क्या हमारे साथ तुमने ऐसा किया? हमने तो पहले भी एक दूसरे पर भरोसा किया है। तो बताओ आखिरकार तुम इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों बैठे हुए हो? तुम हमारे बैच में सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, और तुम उस साल कितने ज्यादा शांत, समझदार और स्ट्रेटजीज के अंदर एक्सपर्ट थे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो बोलते हैं, डोंग तुमने मेरी बात को गलत समझा, भले ही मैं वो नहीं हूँ जिसने बीस्ट होर्ड को शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटली इनोसेंट हूँ। तुम सही कह रहे हो, उस साल मैं काफी ज्यादा शांत था और मैं पहले काफी ज्यादा दूर की सोचा करता था, जिस वजह से काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा भी था कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पर क्योंकि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसी वजह से मैंने काफी सारे क्लूज मिस कर दिए, और जो मेरी वाइफ थी वो मारी गई, जिसकी वजह से डोंगहाई में बीस्ट होर्ड शुरू हो गया, और तो और मैं अपनी पावर के साथ भी उन्हें नहीं रोक पाया। जितना बोलने के साथ यहाँ पर जुओ अपनी पास्ट मेमोरी को याद करने लगते हैं, पर क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था और अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था, इसलिए ऐसी ट्रेजेडी हो गई। तो बताओ क्या मैं सच में इनोसेंट हूँ? जिसके बाद फिर यहाँ पर डोंग भी जुओ को तसल्ली देते हुए बोलते हैं, जुओ हुई। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से डोर पर नॉक होता है। तभी हम देखते हैं पीछे उस लेडी कमांडर को, जिसे देखने के बाद कमांडर उस लेडी कमांडर को भी अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही लेडी अंदर आती है, वो एक रिपोर्ट देते हुए डोंग से बोलती है, जर्नल ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है, और फ्रांसिस के बारे में कुछ खबर, डोंगहाई डंजन में जो कुछ हुआ था। जिसके बाद फिर यहाँ पर डोंग भी उस रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर फ्रांसिस की फोटो लगी होती है। डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने काम किया है, वो भी डोंगहाई के डंजन में ए रैंक बीस्ट को मारने के लिए। और उसके बाद फिर ये डोंगहाई डंजन के सबसे ज्यादा डीप एरिया में चला गया और वहाँ पर से रिटर्न भी आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस की इस रिपोर्ट को देखकर डोंग जुओ को रिपोर्ट देते हुए बोलते हैं, जुओ हुई, तुम्हारे बेटे में भी तुम्हारे पिछले साल वाला एटीट्यूड है, और उसके साथ यहाँ पर फ्रांसिस की ग्रोथ स्पीड के साथ तुम शायद यहाँ से जल्दी ही जा पाओगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जुओ भी उस रिपोर्ट को हाथ में पकड़ लेते हैं। ऐसा कैसे? फ्रांसिस की लड़ने की एबिलिटी इतनी ज्यादा
तेजी से कैसे बढ़ गई। जब उसके पास फ्रांसिस था उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होना चाहिए था। और इतना सोचने के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटी सी पास्ट मेमोरी को देखते हैं जहाँ पर जुओ अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। क्या तुम उसे बचा रही हो, अपने बेटे को बचा रही हो? ठीक है, उस बच्चे को जैसे आगे बढ़ना है उसे बढ़ने दो। और फिर तभी हम देखते हैं उस बर्ड को जो कि वहाँ से उड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जुओ बोलते हैं यंग ईगल कभी न कभी खुद से उड़ना सीख ही जाती है। विंग्स चाहे टूटे हुए हों और वो आसमान में उड़ रहे हों, लेकिन बस उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। तभी हम देखते हैं चाइना के मैप को और उसके अंदर काफी सारी सिटीज को हाईलाइट किया गया होता है, जिसमें से एक होती है जिंगहाई सिटी, दूसरी एम्पायर सिटी और तीसरी जियोंगलिंग सिटी। और उसमें से जियोंगलिंग सिटी को चाइना वॉल का टाइटल मिला हुआ है। तभी हम देखते हैं जियोंगलिंग सिटी को जहाँ पर काफी सारे हंटर्स आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये जगह होती है जियोंगलिंग का ट्रेड सेंटर। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर एक वेपन शॉप में आ जाता है और वो भी उसके 48 रूम नंबर में। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस लेडी को जिसे हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था। और उसके बाद फिर वो किसी से बात करते हुए बोलती है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी फैमिली ने कहा था अगर मैं 20 साल की एज में सर्टिफाइड क्राफ्टर बन जाती हूँ तो मैं अपनी मैरिज के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो आखिरकार मुझे उस जोंग फैमिली में उस बास्टर्ड के साथ मैरिज क्यों करनी पड़ रही है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़के को बैठे हुए जो कि बोलता है जुओ नाइयान, आखिरकार तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैं तो यहाँ पर अपनी फैमिलीज की बातें बता रहा हूँ या फिर उनके इंटेंशंस को। तुम्हें जाना ही पड़ेगा भले ही तुम चाहो या फिर ना। फैमिली रूल्स एक मैटर हैं, लेकिन क्या तुम सच में जू फैमिली के मेंबर्स को काउंट कर पाओगी? तुम्हें सिर्फ आधा गिना जाता है क्या? और हमें बताया जाता है इसका नाम है जुओशिन। हाँ, अगर तुम यहाँ पर राइवल स्टार्ट करना चाहती हो तो तुम अपनी फैमिली को छोड़ सकती हो। खैर फिर भी तुम्हें अपनी मदर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन बेशक एक तरीका है, अगर तुम यहाँ पर क्राफ्टर मास्टर बन जाती हो तो तुम अपनी फैमिली के रूल्स को इग्नोर कर सकती हो। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगी? 20 साल का कोई क्राफ्टर मास्टर बन जाए? खैर ये पूरे चाइना के अंदर एक भी ऐसा केस नहीं है। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही यहाँ से वो लड़का निकल जाता है। और फिर यहाँ पर इतना देखने के बाद यान गुस्सा करते हुए टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलती है ज़ूशिन, ये बास्टर्ड जरूर से ये इसी का काम है। ये बास्टर्ड मुझे और मेरी मदर को कितने सालों से बुली कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ? और इतना सोचते हुए यहाँ पर यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इसी मार्केट के अंदर आया होता है। क्या ये जोंगलिंग का ट्रेड सेंटर है? ये चाइना का सबसे ज्यादा फेमस ट्रेड सेंटर है। एम्पायर के जिंगजोंग डिफेंस सर्कल से जैसा एक्सपेक्ट किया था। हर जगह पर कई एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पर कई एडवांस रैंक स्टार वॉरियर्स भी दिख सकते हैं। ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया सिटी है, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर अपना पोल नहीं आ पाया। और फिर तभी हम देखते हैं जैकेट के अंदर से वापस अपना ग्रेग बाहर निकलकर खुश हो जाता है। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर पोल फ्रांसिस के पैर से चिपक कर बैठ जाता है। ब्रदर मुझे भी साथ ले चलो, मैं हुई डान की तरह बनूंगा, जो कि एक एक्सपर्ट लड़का है और ना ही तो वो रोएगा और बिल्कुल चुप रहेगा। मुझे मत रोको, मुझे भी बाहर जाकर खेलना है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से अपने पोल के फादर बोलते हैं परेशानी खड़ी करनी बंद करो, फ्रांसिस सिर्फ जोंग सिटी जा रहा है, वो वहाँ पर खेलने नहीं जा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर पोल के फादर उसे एक टपली मार देते हैं। फ्रांसिस तुम्हारी ट्रिप सेफ रहे। और उस बात को सोचने के बाद फ्रांसिस प्रेजेंट में बोलता है क्लैन लीडर ने बिल्कुल सही कहा था, हम यहाँ पर बिल्कुल भी खेलने नहीं आए हैं। और तभी वापस से फ्रांसिस सोचता है जहाँ पर लीडर ने बोला था फ्रांसिस तुम्हारी लड़ने की एबिलिटी काफी जल्दी इंक्रीज हुई है, जिस वजह से जिंगनिंग सिटी के अंदर रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस चाहिए। ये लो, ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है, तुम जाकर ये जोंगलिंग सिटी के हंटर हेडक्वार्टर को दे देना, जिस वजह से हेडक्वार्टर्स के अंदर तुम्हें एक गोल्ड रैंक एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिल सकती है। 4 गोल्ड रैंक एक्सपर्ट, हाँ, लेकिन इससे पहले मुझे पूरे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक मशीन के आगे खड़े हो जाता है, जहाँ पर मशीन उसे बताती है नो वॉइस रैंक स्टार जर्नल, जिसे देखने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है सर्टिफाइड कॉम्बैट एबिलिटी रेटिंग नहीं बदली, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मैं अभी भी कॉम्बैट एबिलिटी रेटिंग नहीं कर सकता। जिंगनिंग सिटी में मैं बीस्ट होर्ड के टाइम पर एक स्टार जर्नल बना था, पर कुछ ही महीनों में मैं इंटरमीडिएट स्टार जर्नल बन गया। अगर ये बात फैल गई तो बिन मतलब में मेरे ऊपर अटेंशन आ जाएगी। अब दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, सिर्फ मूरे फैमिली के गद्दार ही नहीं बल्कि वो मास्टरमाइंड भी, और वो दुश्मन अभी तक अंधेरे में छुपा हुआ है। और अगर गलती से यहाँ पर मेरे एनिमीज को मेरी ट्रू स्ट्रेंथ पता चल गई तो मेरी सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। जितना सोचने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस आगे की तरफ निकलने लगता है। इंटरमीडिएट स्टार जर्नल भले ही पावरफुल है पर उतना काफी नहीं है। तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के स्टड्स को, जो कि पूरे तरीके से
400 प्लस हो चुके होते हैं और एक एजिलिटी तो 500 पर पहुंच चुकी होती है। मुझे जल्दी से हंटर हेडक्वार्टर्स पहुंचना है और फिर वॉरगॉड रैंक के एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी है, पर उससे पहले मुझे अपने वेपन को क्राफ्ट करवा लेना चाहिए। वैसे भी इस ब्लेड विंड को अपने पास रखने से मुझे मुश्किल हो रही है और उस टाइम पर ब्लू आर्मर स्कॉर्पियन से लड़ते हुए मेरी ब्लेड विंड सोर्ड काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से मेरे बीस्ट कोर की ताकत लगभग पूरे तरीके से खत्म ही हो चुकी है। बट लकीली मेरे पास उस ब्लैक सरपेंट का एक कोर है और साथ ही साथ ब्लू आर्मर स्कॉर्पियन का सामान है, जो कि एक ए रैंक के वेपन को बनाने के लिए काफी है। लेकिन एक ए रैंक के वेपन को बनाने के लिए आखिरकार कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? चाहे मैं सामान भी दूं, लेकिन फिर भी शायद से कुछ मिलियंस तो लग ही जाएंगे। चलो चलो छोड़ो, देखते हैं कोई एडवांस रैंक का क्राफ्टर मिलता है या फिर नहीं। और फिर इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस एक लिस्ट को चेक करने लगता है, जैसा कि जोंगलांग सिटी से एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर काफी सारे एडवांस रैंक के क्राफ्टर हैं, लेकिन जिंगनिंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा कम ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। बट एक बात, यहाँ पर एक ए रैंक के वेपन को बनाने के लिए हाई रैंक का क्राफ्टर भी फेल हो सकता है, जिस वजह से सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर बेस्ट वन को पिक करने वाला हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं पूरी लिस्ट को, जहाँ पर टॉप 1 पर ज़ुओशिन होती है, जिसकी पूरी फीस होती है 12 मिलियन कॉइंस। और उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, लेकिन इसकी फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 12 मिलियन कॉइंस। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसी तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसे गेट पर एक वॉरियर मिलता है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, हेलो, मैं यहाँ पर एडवांस रैंक के क्राफ्टर सर ज़ुशिंग से मिलने आया हूँ अपना वेपन बनवाने के लिए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर वो पर्सन बोलता है, अच्छा, हमारे ज़ुशिंग से वेपन क्राफ्ट करवाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें तुम्हें फुलफिल करना होगा, और उनमें से फर्स्ट कंडीशन है तुम्हें स्टार जनरल रैंक का होना चाहिए, क्योंकि हमारे सरजू के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सभी स्टार जनरल रैंक एक्सपर्ट्स हैं। और इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी अपनी आईडी को आगे की तरफ करते हुए बोलता है, ये लो, मैं इस क्राइटेरिया में फिट होता हूँ। और यहाँ पर अपने फ्रांसिस को स्टार जनरल की रैंक पर देखने के बाद इस पर्सन के भी होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, इतनी कम उम्र में एक स्टार जनरल रैंक। टैलेंट ज्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जोंगलिंग सिटी के अंदर आराम से दिख जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो पर्सन अपने हाथ की उंगली और अंगूठे को रब करने लगता है, और अपने इंडियंस इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसे देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या इसका मतलब मुझे इसे एंट्री फीस देनी पड़ेगी? और एंड वेल, इसी रिश्वतखोरी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को 2 नई और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और प्लीज जिन्होंने भी अपने नए चैनल को विजिट नहीं किया है वो जाकर एक बार विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।